हमको ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो या हमारी गवर्नमेंट को क्रूड ऑयल परचेस करना हो, किसी भी तरह का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए हमको डॉलर पे करना पड़ता है। और इस वक्त डॉलर टू रुपी का एक्सचेंज रेट चल रहा है अराउंड 74 रुपीज़। लेकिन क्यों डॉलर को इंटरनेशनल मार्केट में ये जगह मिली कैसे? जब मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया तब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इस वीडियो के एंड होने तक आपके दिमाग में डॉलर को लेके जो कुछ भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं डॉलर को डॉलर बोला क्यों जाता है। ये समझने के लिए हमको चलना होगा 16th सेंचुरी में, जब स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने पहली बार अमेरिकन लैंड्स पर अपने कदम रखे। तब वहाँ नेटिव अमेरिकन्स रहा करते थे और नेटिव अमेरिकन्स के पास सिल्वर यानी चांदी का ख़जाना था। स्पेन ने जब अमेरिकन लैंड्स कैप्चर किए तो वो सारा सिल्वर का ख़जाना स्पेन को मिल गया। और उस वक्त यूरोप में सिल्वर का शॉर्टेज चल रहा था। स्पेन के पास इतना सिल्वर आ जाने से वो यूरोप में सिल्वर के कॉइन्स मिंट करके सर्कुलेट करने लगा। सिल्वर की कमी थी तो कॉइन्स ने बहुत जल्दी मार्केट पकड़ लिया। स्पेनिश सिल्वर कॉइन से पहले वहाँ एक और सिल्वर कॉइन चलता था जिसका नाम था योशिम्स थॉलर। योशिम्स थॉलर वर्ड के एंड वाले सिलेबल से बनता है थॉलर, यानी कि आज का डॉलर। स्पेनिश कॉइन को नाम मिला था द स्पेनिश डॉलर। और स्पेन का साउथ अमेरिका में इन्फ्लुएंस रहा है, लेकिन ट्रेड के ज़रिए ये नॉर्थ अमेरिका जा पहुंचा जहां ब्रिटिश रूल था और उन्होंने डॉलर वर्ड को अपना लिया। फिर जब यूएस ने ब्रिटिश रूल से आज़ादी हासिल की तो उन्होंने अपनी नई करेंसी को नाम दिया यूएस डॉलर। अब देखेंगे कि डॉलर को इंटरनेशनल मार्केट में ये जगह मिली कैसे। तो वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होते होते दुनिया के सारे कंट्रीज़ की इकोनॉमी क्रैश कर चुकी थी। हिटलर का जर्मनी यूरोप में होने से सबसे ज़्यादा नुकसान यूरोप को हुआ। यूरोप जो कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था मॉनेटरी सिस्टम का, उसको तो पत्ता कट गया। और वही जापान को हिरोशिमा और नागासाकी के नुकसान को झेलना पड़ा। काफ़ी कंट्रीज़ तबाह हो चुकी थी और अब इन कंट्रीज़ को वापस डेवलप करने की ज़रूरत थी और उसके लिए चाहिए था एक स्टेबल मॉनेटरी सिस्टम। इसको ही डिस्कस करने के लिए 1944 में द ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई यूनाइटेड स्टेट्स के न्यू हैम्पशायर शहर में, जिसमें दुनिया के 44 एलाइड नेशंस के 730 डेलीगेट्स मिलते हैं और कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। सब अपनी इकोनॉमी से परेशान थे, लेकिन अमेरिका को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। उसकी इकोनॉमी बिल्कुल स्मूथ चल रही थी। ऐसे में डॉलर ही एक अकेला ऐसा करेंसी था जिसको दुनिया अब ट्रस्ट कर सकती थी। तो ऐसे सारे कंट्रीज़ के डेलीगेट्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि अब से हर कंट्री अपना गोल्ड यूएस को देगा और यूएस उसको उसके बदले में डॉलर प्रिंट करके देगा। और वही यूएस डॉलर सारे कंट्रीज़ अपने रिजर्व में रखेंगे। तो डॉलर पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किया गया और कोई रास्ता भी नहीं था उस वक्त। 1958 आते आते तो डॉलर पूरी दुनिया में पूरी तरह फंक्शनल था। हर कंट्री के पास इसका रिजर्व था और 1964 तक तो दुनिया में 14 बिलियन वर्थ यूएसडी वर्ल्ड के फॉरेन बैंक्स में रिजर्व हो चुका था। लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होने लगी। एक्चुअली सीन ये था कि यूएस को डॉलर प्रिंट करना था गोल्ड के बदले में, लेकिन यूएस कुछ और ही कर रहा था। यूएस का टोटल 14 बिलियन डॉलर वर्ल्ड में था, लेकिन यूएस के पास सिर्फ 13.2 बिलियन डॉलर का ही गोल्ड था। मतलब यूएस अब डॉलर अपनी मर्जी से प्रिंट करने लगा था। इसकी बात दुनिया को पता चली और 1965 में फ्रांस ने यूएस डॉलर की पोजीशन को इंटरनेशनल इकोनॉमी में चैलेंज कर दिया। फ्रांस ने सिर्फ चैलेंज ही नहीं किया, बल्कि 1971 में अपना एक नेवल वॉरशिप लॉन्च किया जिस पर लदा हुआ था फ्रांस का पूरा यूएस डॉलर रिजर्व। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा कि फ्रांस अपना सारा रिजर्व यूएस को देकर अपना पूरा गोल्ड वापस लेना चाहता है। अगस्त के शुरुआती दिनों में नेवल वॉरशिप निकला और जब तक वो न्यूयॉर्क पोर्ट पहुंचता 15 अगस्त 1971 को यूएस ने नेशनल टेलीविज़न पर अनाउंस कर दिया कि हम अपना यूएस डॉलर टू गोल्ड कन्वर्जन टेम्पररीली रोक रहे हैं। लेकिन वो टेम्पररी नहीं था, वो उसी दिन परमानेंट हो चुका था। I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. और ऐसे ख़त्म हुई यूएस डॉलर पे दुनिया के भरोसे की कहानी और साथ ही ख़त्म हुआ गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी का वक्त और शुरू होता है फिएट मनी का दौर। यूएस ने गोल्ड एक्सचेंज बंद कर दिया, लेकिन दुनिया के बहुत कंट्रीज़ के पास
US डॉलर रिजर्व में रखा हुआ था। मतलब गोल्ड गया, लेकिन ये पेपर जो रखा हुआ है इसका क्या करें? तो US का इतना बड़ा डिसीजन लेने के बावजूद डॉलर अपनी जगह से हिला नहीं। सारे कंट्रीज़ डॉलर को यूज़ करते रहे और सब बिजनेस डॉलर में ही होता रहा। इसको कहा गया फिएट मनी। फिएट मनी मतलब एक ऐसी करेंसी जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन दुनिया मानती है, इसलिए उसको एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता है। जैसे पुराने ज़माने में कौड़ी हुआ करती थी, उसकी खुद की क्या वैल्यू थी मुझे पता नहीं, लेकिन सब उस पर एग्रीड थे, इसलिए उसको एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता था। फिएट मनी की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, लोगों का भरोसा उसको करेंसी बनाता है। अगर वो ज़्यादा प्रिंट कर दी जाए तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, और अगर कम प्रिंट कर दी जाए तो लोगों के पास पैसों की कमी हो जाएगी। अब US डॉलर यूज़ तो हो रहा था, लेकिन एक ख़तरा था उस पर कि वो कब तक अपनी पोजीशन बनाए रखेगा। तभी US प्रेसिडेंट जा मिलते हैं सऊदी किंग से। सऊदी अरेबिया और पूरा अरब वर्ल्ड उस वक्त इजराइल से 6 डे वॉर में हारा हुआ था। ऐसे में US प्रेसिडेंट की डील बहुत अच्छे से काम कर गई। प्रपोजल ये था कि अब तुम ऑयल को डॉलर में ही बेचोगे, बदले में हम तुमको सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट देंगे, और अगर नहीं मानते हो तो एक और जंग के लिए तैयार रहो। सऊदी अरेबिया अभी हारा हुआ था, तो उसने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, और US ने सेम ऑफ़र बाकी ओपेक कंट्रीज़ को भी दिया। ओपेक कंट्रीज़ के बारे में जानने के लिए मेरा एक और वीडियो है ऑयल एंड गैस पर, आप वो ज़रूर देखें। सारे ओपेक कंट्रीज़ ने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया और ऐसे शुरू हुआ पेट्रो डॉलर का कंसेप्ट। इसी वजह से हम क्रूड ऑयल डॉलर्स में ख़रीदते हैं। और जिन कंट्रीज़ ने US डॉलर से पंगा लेने की कोशिश की, उनके साथ क्या हुआ वो भी जान लेते हैं। सद्दाम हुसैन और मुअम्मर गद्दाफ़ी, इन दो लोगों ने डॉलर की पोजीशन को चैलेंज किया। 1999 में जब यूरोप ने यूरो करेंसी लॉन्च की, तो सद्दाम हुसैन ने कह दिया कि अब यूरोप के साथ यूरो में ट्रेड होंगी। लेकिन इसके कुछ वक्त बाद सद्दाम हुसैन के साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। ऐसे ही गद्दाफ़ी के साथ भी हुआ। तो जब भी किसी के दिल में ये ख्याल आता है कि डॉलर को चैलेंज करना चाहिए, तो वो ये देख लेते हैं। अभी दुनिया में हर करेंसी की अपनी वैल्यू है, और वो वैल्यू डिसाइड होती है लोगों के उस पर कॉन्फिडेंस से। अगर कोई ज़्यादा प्रिंट कर दे तो पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा और कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। इस वक्त दुनिया के टॉप ट्रेडेड करेंसी है US डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड और जापानीज़ येन। 2008 के रिसेशन के बाद से US डॉलर का ट्रस्ट स्कोर काफ़ी फ्लक्चुएट हुआ है। ऐसे में यूरो और चाइनीज़ युआन अब डॉलर के लिए कंपटीशन बन के खड़े हैं। देखते हैं डॉलर की जंग कब तक चलती है। ये थी डॉलर की 16th सेंचुरी से अब तक की कहानी। हो सकता है काफ़ी डिटेल्ड या बोरिंग हो गई हो, या काफ़ी लंबी वीडियो आती हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा वक्त ले ही लेता है। अगर आपके दिल में ये वीडियो देख के ये सवाल आता है कि US क्यों अपने डॉलर को वर्ल्ड की मजबूरी बनाए रखना चाहता है, तो हमको जान लेना चाहिए कि US की डॉलर वाली पावर क्या है। US के पास है दुनिया की सबसे ज़्यादा डिमांडिंग करेंसी। आपको ऑयल चाहिए या गैस, आपको उससे पहले चाहिए डॉलर, और इसी पावर का यूज़ करके US लगाता है सैंक्शंस। US का डॉलर वाला प्रिविलेज उसको और डॉलर को करेंसी का किंग बनाता है। आप US से पंगा लोगे, आपको डॉलर नहीं मिलेगा। आपको डॉलर नहीं मिलेगा तो आप आपके देश के लिए रिसोर्सेज कैसे परचेस करोगे? इसको बोलते हैं बहुत हार्ड गेम। कंप्लीटली चेकमेट कर चुका है US सारे कंट्रीज़ को। अब वीडियो का फाइनल सेगमेंट है, इसमें हम बिल्कुल शॉर्ट में समझ लेते हैं करेंसी का फ्यूचर क्या है। दुनिया अब कुछ ज़्यादा सिक्योर्ड और स्ट्रॉन्ग करेंसी को अपना रही है। यहीं पे बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज आ जाती है। मुझे फ़िलहाल पता नहीं है कि फ्यूचर ऑफ करेंसी है या नहीं, लेकिन इतना सिक्योर्ड है तो हो सकता है यही हो या फिर ना हो। एक काम करो, आप कमेंट करके बताओ कि क्या होगा फ्यूचर। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।